चैप्टर नंबर 1 शिक्षा क्या है। चैप्टर नंबर 1 है फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। प्रश्न नंबर 1 है अति लघु उत्तरीय प्रश्न कि शिक्षा क्या है। शिक्षा क्या है। शिक्षा क्या है। तो शिक्षा एक सतत चल क्यों न रहा है। शिक्षा एक सतत सउद्देश्य सामाजिक एवं गत्यात्मक प्रक्रिया है जो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करती है। सवाल है कि शिक्षा क्या है। तो शिक्षा एक सतत सउद्देश्य सामाजिक एवं गत्यात्मक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास करती है। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करती है। प्रश्न नंबर 2 कि शिक्षा की व्यापक परिभाषा दीजिए या शिक्षा का व्यापक अर्थ बताइए। अगर सवाल आता है कि शिक्षा की व्यापक परिभाषा दीजिए या शिक्षा का व्यापक अर्थ बताइए, तो इसमें लिखना है प्रोफेसर डेमविल के अनुसार शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। प्रोफेसर डेमविल के अनुसार शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। प्रश्न नंबर 3 शिक्षा के दो प्रमुख कार्य बताइए। शिक्षा के दो प्रमुख कार्य बताइए। तो शिक्षा के दो प्रमुख कार्य है मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों को विकसित करना। मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों को विकसित करना। नंबर 2 व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना। तो दोनों कार्य हो गए। प्रश्न नंबर 4 निरौपचारिक शिक्षा को परिभाषित कीजिए। और यह प्रश्न आया है 2012 में। निरौपचारिक शिक्षा तो एस के मूर्ति के अनुसार निरौपचारिक शिक्षा में विद्यालय से बाहर की वह संपूर्ण शिक्षा सम्मिलित है। विद्यालय से बाहर की वह संपूर्ण शिक्षा सम्मिलित है जो विभिन्न आयु वर्ग के लोगों को प्रदान की जाती है। इसमें विभिन्न आयु वर्ग के लोगों को प्रदान की जाती है। यह औपचारिक शिक्षा की भांति कठोर नहीं होती। जैसे औपचारिक शिक्षा कठोर होती है तो उस प्रकार से कठोर नहीं होती है, और अनौपचारिक शिक्षा की भांति अनियोजित और अव्यवस्थित नहीं होती है। तो इस प्रकार की शिक्षा को हम क्या कहते हैं? निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। निरौपचारिक शिक्षा। प्रश्न नंबर 5 है शिक्षा के मुख्य उद्देश्य बताने हैं। शिक्षा के मुख्य उद्देश्य तो शिक्षा के मुख्य उद्देश्य हैं श्रेष्ठ नागरिकता के गुणों का विकास करना। पहला उद्देश्य श्रेष्ठ नागरिकता के गुणों का विकास करना। नंबर 2 सामाजिक नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। नैतिक सामाजिक आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। नंबर 3 सामाजिक भावना का विकास करना। सामाजिक भावना का विकास करना। और नंबर 4 है भावी जीवन हेतु तैयार करना। भावी जीवन हेतु तैयार करना। प्रश्न नंबर 6 ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण का क्या अर्थ है। ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण का क्या अर्थ है। तो ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण में क्या होता है? इसका आंसर है बालकों की ज्ञानेंद्रिय जिनके संतुलित विकास पर बालक का व्यक्तित्व निर्भर करता है अपना कार्य सुचारू एवं सुनियोजित ढंग से कर सके। तो यही होता है ज्ञानेंद्रियों का उद्देश्य। वे बालकों की ज्ञानेंद्रियां जिसके संतुलित विकास पर बालक का व्यक्तित्व निर्भर करता है अपना कार्य सुचारू एवं सुनियोजित ढंग से कर सके। प्रश्न नंबर 7 बर्टेड रसेल के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बताने हैं। तो बर्टेड रसेल के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य है अच्छे समाज की रचना करना, चरित्रवान व्यक्ति तैयार करना, बालक के व्यक्तित्व का विकास इस प्रकार करना कि वह राष्ट्र के लिए उपयोगी बन सके। और चौथा पॉइंट है बालक की विशिष्ट योग्यताओं को विकसित करना। प्रश्न नंबर 8 शिक्षा का संकुचित अर्थ स्पष्ट कीजिए। संकुचित अर्थ में शिक्षा क्या है? तो संकुचित अर्थ में शिक्षा से अभिप्राय विद्यालय शिक्षा से है।
संकुचित अर्थ में शिक्षा से अभिप्राय विद्यालय शिक्षा से है, जिसमें नियंत्रित वातावरण में बालक को बैठाकर पहले से निर्धारित यानी कि पूर्व निर्धारित अनुभवों का ज्ञान कराया जाता है। पहले से निर्धारित अनुभवों का ज्ञान कराया जाता है। प्रश्न नंबर 9, पेस्टोलॉजी के अनुसार शिक्षा की परिभाषा देनी है। पेस्टोलॉजी के अनुसार शिक्षा की परिभाषा, तो पेस्टोलॉजी के अनुसार शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है। पेस्टोलॉजी के अनुसार शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है। प्रश्न नंबर 10, ये प्रश्न कई बार आया है 2010, 11 और 14 में। आंसवांग शिक्षण विधि किसने दी? तो आंसवांग शिक्षण विधि पेस्टोलॉजी ने दी। आंसवांग शिक्षण विधि पेस्टोलॉजी ने दी। प्रश्न नंबर 11, शिक्षा के 3 ध्रुव कौन कौन से हैं? तो शिक्षा के 3 ध्रुव हैं शिक्षार्थी, शिक्षक और पाठ्यचर्या। तो शिक्षा के 3 ध्रुव हैं शिक्षार्थी, शिक्षक और पाठ्यचर्या। प्रश्न नंबर 12, शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया किसने कहा है? तो शिक्षा को द्विध्रुवी प्रक्रिया, तो द्विध्रुवी प्रक्रिया जॉन एडम ने कहा है। शिक्षा को द्विध्रुवी प्रक्रिया जॉन एडम ने कहा है। प्रश्न नंबर 13, शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है कथन किसने दिया? तो ये भी एडम ने दिया, एडम्स ने। शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है यह कथन भी एडम्स ने दिया। प्रश्न नंबर 14, शिक्षा का वास्तविक अर्थ बताइए। तो शिक्षा व्यक्ति के पूर्ण विकास का माध्यम है। शिक्षा व्यक्ति के विकास का पूर्ण माध्यम है। प्रश्न है कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ बताइए। तो शिक्षा व्यक्ति के पूर्ण विकास का माध्यम है। शिक्षा व्यक्ति के पूर्ण विकास का माध्यम है। प्रश्न नंबर 15, प्रत्यक्ष शिक्षा किसे कहते हैं? तो विद्यार्थी शिक्षक एक दूसरे के सामने बैठकर एक पूर्व निश्चित योजना, एक पहले से निश्चित योजना और पूर्व निश्चित उद्देश्य के अनुसार शिक्षा का आदान प्रदान करते हैं। विद्यार्थी और शिक्षक एक दूसरे के आमने सामने बैठकर एक पूर्व निश्चित योजना एवं पूर्व निश्चित उद्देश्य के अनुसार शिक्षा का आदान प्रदान करते हैं। इसी को हम प्रत्यक्ष शिक्षा कहते हैं। प्रश्न नंबर 16, शिक्षा के उद्देश्य को कितने भागों में बांटा गया है? शिक्षा के उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। एक तो व्यक्तिगत उद्देश्य और दूसरे सामाजिक उद्देश्य। पहला व्यक्तिगत उद्देश्य और दूसरा सामाजिक उद्देश्य। प्रश्न नंबर 17, शिक्षा मुक्ति का साधन है, इस कथन के प्रवर्तक का नाम बताना है। शिक्षा मुक्ति का साधन है, इस कथन के प्रवर्तक का नाम है शंकराचार्य, जो कि वेदांत दर्शन में है। वेदांत दर्शन के ज्ञाता शंकराचार्य। तो शिक्षा मुक्ति का साधन है, इस कथन के प्रवर्तक शंकराचार्य जी हैं। प्रश्न नंबर 18, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या के प्रवर्तक का नाम लिखिए। तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या के प्रवर्तक का नाम है शंकराचार्य। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या के प्रवर्तक का नाम है शंकराचार्य। प्रश्न नंबर 19, शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, ये कथन किसने दिया? ये सवाल 2019 में आया है। तो ये कथन जॉन डीवी ने दिया है। तो शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, यह कथन किसने दिया? तो ये जॉन डीवी ने दिया है। अब देखो डीवी ऐसा बनता है, तो डे यानी कि त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। प्रश्न नंबर 20, पेस्टोलॉजी के अनुसार शिक्षण विधियां लिखिए। तो ये 2010 में सवाल आया है। पेस्टोलॉजी के अनुसार शिक्षण की निम्न विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां हैं? नंबर 1 निरीक्षण विधि, नंबर 1 निरीक्षण विधि, क्रिया विधि, आगमन विधि और आंसवांग विधि। आंसवांग विधि। अब बात करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों की। प्रश्न नंबर 1, सामाजिक दक्षता का उद्देश्य किसने दिया? तो ये डीवी ने दिया। सामाजिक दक्षता का उद्देश्य डीवी ने दिया। शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है या त्रिमुखी प्रक्रिया है, तो त्रिमुखी प्रक्रिया आता है तो जॉन डीवी। रोस ने शिक्षा को क्या माना? रोस ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया माना। द्विमुखी प्रक्रिया,
तो रोस ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया माना। किसने कहा कि शिक्षा जन्म से प्रारंभ होती है और माता उपयुक्त परिचारिका है? तो ये रूसो ने कहा कि शिक्षा जन्म से प्रारंभ होती है और माता उपयुक्त परिचारिका है, ये रूसो ने कहा। प्रश्न नंबर 5, कौन एक नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता? तो उसका आंसर हो जाएगा धर्म। उसमें 2-3 ऑप्शन दे रखे हैं, तो धर्म कभी भी जो होता है नियमित शिक्षा में नहीं आता, यानी कि जो स्कूलों में धर्म के बारे में शिक्षा दी जाती है वो नियमित शिक्षा में नहीं आती। प्रश्न नंबर 6, शिक्षा का सामान्य कार्य क्या है? तो शिक्षा का सामान्य कार्य है व्यक्तित्व का विकास करना। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना ही शिक्षा का सामान्य कार्य है। प्रश्न नंबर 7, शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है। शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है जवाहरलाल नेहरू का। शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है, यह कथन जवाहरलाल नेहरू का है। प्रश्न नंबर 8, पेस्टोलॉजी शिक्षा का क्या करना चाहता था? तो पेस्टोलॉजी शिक्षा का मनोवैज्ञानिकीकरण करना चाहता था। पेस्टोलॉजी शिक्षा का मनोवैज्ञानिकीकरण करना चाहता था। प्रश्न नंबर 9, किस शिक्षाविद ने बालक की तुलना बीज से की है? तो पेस्टोलॉजी ने बालक की तुलना बीज से की है। प्रश्न नंबर 10, शिक्षा मानव की सभी शक्तियों एवं योग्यताओं का स्वाभाविक, सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है। शिक्षा मानव की सभी शक्तियों, सभी योग्यताओं का स्वाभाविक, सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है पेस्टोलॉजी का। प्रश्न नंबर 11, दर्शन शिक्षा की उपज है। दर्शन शिक्षा की उपज है, यह विचार किसका है? तो ये डीवी का है। शिक्षा दर्शन की उपज है, यह विचार किसका है? तो ये डीवी का है। प्रश्न नंबर 12, ज्ञान के लिए आवश्यक परिस्थितियां होती हैं। ज्ञान के लिए आवश्यक परिस्थितियां होती है, किसकी होती है? ज्ञान की सार्थकता की होती है। ज्ञान की सार्थकता की होती है, ज्ञान की सत्यता की होती है, ज्ञान की प्रतिज्ञप्ति की सत्यता की भी होती है। तो आंसर हो जाएगा ये सभी। प्रश्न नंबर 13, ज्ञान के स्रोत हैं प्रत्यक्षीकरण, अंतः प्रज्ञा, अनुमान, ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। प्रश्न नंबर 14, चेतना को ज्ञान की संज्ञा दी, तो प्रयोजनवाद ने दी। चेतना को ज्ञान की संज्ञा किसने दी? प्रयोजनवाद ने दी। प्रश्न नंबर 15, ज्ञान संबंधी प्रमुख सिद्धांत हैं। तो ज्ञान संबंधी प्रमुख सिद्धांत हैं अनुभववाद, समीक्षावाद, बुद्धिवाद, ये सभी। तो इसका आंसर है ये सभी। इसमें अनुभववाद, समीक्षावाद, बुद्धिवाद, ये सभी, तो सभी आ जाएगा आंसर। प्रश्न नंबर 16, सार्वभौमिक ज्ञान को महत्व दिया। तो सार्वभौमिक ज्ञान को महत्व किसने दिया? क्या प्लेटो ने दिया, या सुकरात ने दिया, या इन दोनों ने दिया? तो दोनों ने दिया है, प्लेटो ने भी और सुकरात ने भी। प्रश्न नंबर 17, ज्ञान का द्रव्य है। तो ज्ञान का द्रव्य पदार्थ एवं प्रकृति, विचार एवं ईश्वर, मन एवं चेतना, ये सभी। तो ये सभी इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 18, प्लेटो ने ज्ञान का रूप दिया। तो प्लेटो ने ज्ञान का रूप दिया संपत्ति जन्य ज्ञान, चिंतन जन्य ज्ञान, इंद्रिय जन्य या अनुभव जन्य ज्ञान, या सभी। तो इसमें सभी आ जाएगा। प्रश्न नंबर 19, ज्ञान की सत्यता के लिए अनुभव को महत्व दिया। तो ज्ञान की सत्यता के लिए अनुभव को महत्व किसने दिया? विलियम जेम्स ने। बिल्कुल, विलियम जेम्स ने दिया। अब सवाल है रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो प्रश्न नंबर 1, मानव शक्तियों का प्राकृतिक निरंतर एवं प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है। तो इसमें यहां पर आ जाएगा विकास, बीच में आ जाएगा विकास, यानी कि मानव शक्तियों का प्राकृतिक निरंतर एवं प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है। पॉइंट नंबर 2,
शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मन एवं आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास है। तो शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। पॉइंट नंबर 3, शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रशिक्षण से है जो अच्छी आदतों द्वारा बालकों में या बच्चों में अच्छी नैतिकता का विकास करे। पॉइंट नंबर 4, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को औपचारिक रूप से शिक्षा प्रदान करना है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को औपचारिक रूप से शिक्षा प्रदान करना है। पॉइंट नंबर 5, जब से व्यवहार विज्ञानों में प्रगति हुई है तब से शिक्षा के का आधार मनोवैज्ञानिक हो गए हैं। तो ये हो जो है बाद में आएगा, आधार मनोवैज्ञानिक हो गए हैं। प्रश्न नंबर 6, मानव जीवन में शिक्षा का कार्य व्यावसायिक कुशलता एवं आत्मनिर्भर बनाना है। तो मानव जीवन में शिक्षा का कार्य व्यावसायिक कुशलता एवं आत्मनिर्भर बनाना है। पॉइंट नंबर 7, शिक्षा का सामान्य कार्य संतुलित व्यक्तियों का निर्माण करना है। संतुलित व्यक्तियों का निर्माण करना है। तो मानव जीवन में शिक्षा का कार्य व्यावसायिक कुशलता एवं आत्मनिर्भर बनाना है। पॉइंट नंबर 7 है, शिक्षा का सामान्य कार्य संतुलित व्यक्तियों का निर्माण करना है। पॉइंट नंबर 8, पेस्टोलॉजी बालक के मानसिक विकास के अनुरूप शिक्षा प्रदान करना चाहता था। पेस्टोलॉजी बालक के मानसिक विकास के अनुरूप शिक्षा प्रदान करना चाहता था। पॉइंट नंबर 9, रसेल शिक्षा की जनतंत्रीय पद्धति के समर्थक थे। रसेल शिक्षा की जनतंत्रीय पद्धति के समर्थक थे। पॉइंट नंबर 10, रसेल के अनुसार बालक की प्रारंभिक शिक्षा नर्सरी विद्यालयों के द्वारा की जानी चाहिए। रसेल के अनुसार बालक की प्रारंभिक शिक्षा नर्सरी विद्यालयों द्वारा की जानी चाहिए। पॉइंट नंबर 11, रसेल के अनुसार अध्ययन प्रणाली बालक की रुचि पर आधारित होनी चाहिए। रसेल के अनुसार अध्ययन प्रणाली बालक की रुचि पर आधारित होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 12, रसेल के अनुसार ज्ञान प्राप्ति में जिज्ञासा का कोई स्थान नहीं है। रसेल के अनुसार ज्ञान प्राप्ति में जिज्ञासा का कोई स्थान नहीं है। पॉइंट नंबर 13, जैन शिक्षा दर्शन के अनुसार शिक्षक 2 प्रकार के होते हैं, उसमें आचार्य और उपाध्याय। तो जैन शिक्षा दर्शन के अनुसार शिक्षक 2 प्रकार के होते हैं, आचार्य और उपाध्याय। प्रश्न नंबर 14, जैविक प्रकृतिवाद डार्विन के विकासवादी सिद्धांत पर आधारित है। जैविक प्रकृतिवाद डार्विन के विकासवादी सिद्धांत पर आधारित है। पॉइंट नंबर 15, प्रकृतिवाद के अनुयायी धार्मिक शिक्षा को व्यर्थ मानते हैं। प्रकृतिवाद के अनुयायी धार्मिक शिक्षा को व्यर्थ मानते हैं। पॉइंट नंबर 16, प्रकृतिवाद के 3 रूप हैं, पदार्थवादी, यंत्रवादी और जैविकवादी। तो प्रकृतिवाद के 3 रूप हैं, पदार्थवादी, यंत्रवादी और जैविकवादी। पॉइंट नंबर 17, एमिल रूसो का प्रसिद्ध ग्रंथ है। एमिल रूसो का प्रसिद्ध ग्रंथ है। पॉइंट नंबर 18, ज्ञान को मुक्ति का साधन शंकराचार्य ने बताया। ज्ञान को मुक्ति का साधन शंकराचार्य ने बताया। पॉइंट नंबर 19, ज्ञान मीमांसा का दर्शन आदर्शवाद है। ज्ञान मीमांसा का दर्शन आदर्शवाद है। पॉइंट नंबर 20, ज्ञाता और ज्ञेय के पारस्परिक संबंध को ज्ञान की संज्ञा दी जाती है। ज्ञाता और ज्ञेय के पारस्परिक संबंध को ज्ञान की संज्ञा दी जाती है। पॉइंट नंबर 21, प्लेटो ने ज्ञान के स्वरूप को 3 वर्गों में विभाजित किया है। प्लेटो ने ज्ञान के स्वरूप को 3 वर्गों में विभाजित किया है। पॉइंट नंबर 22, तार्किक ज्ञान का आधार प्रतिज्ञप्तियां हैं। प्रतिज्ञप्तियां होता है। तो तार्किक ज्ञान का आधार क्या होता है भाई? प्रतिज्ञप्तियां होता है। पॉइंट नंबर 21 था कि प्लेटो ने ज्ञान के स्वरूप को 3 वर्गों में विभाजित किया। प्लेटो ने ज्ञान के स्वरूप को 3 वर्गों में विभाजित किया। पॉइंट नंबर 23, भौतिक ज्ञान का आधार परिकल्पना होती है। भौतिक ज्ञान का आधार परिकल्पना होती है। पॉइंट नंबर 24, ज्ञान जीवन के लिए उपयोगी है, इसे प्रयोजनवाद ने दिया। इसे किसने दिया? प्रयोजनवाद ने दिया। तो ज्ञान जीवन के लिए उपयोगी है और इसे प्रयोजनवाद ने दिया।
अब बात करते हैं सत्य असत्य कथनों की। पहला पॉइंट, शिक्षा केवल सीखना है तो नहीं, शिक्षा में बहुत कुछ आता है, तो केवल सीखना ही नहीं आता, तो इसलिए केवल की वजह से ये कथन असत्य है। पॉइंट नंबर दो, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। ये बात सही है कि शिक्षा जो होती है वो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। पॉइंट नंबर तीन, नियमित शिक्षा स्वाभाविक होती है। स्वभाव यानी कि नियमित शिक्षा जो होती है वो क्या स्वभाव से आती है। भाई किसी का, हर किसी का स्वभाव जो हो वो शिक्षा ग्रहण करने का, नियमित शिक्षा ग्रहण करने का हो, ये जरूरी नहीं है, इसलिए कथन असत्य है। पॉइंट नंबर चार, शिक्षा के उद्देश्य का निर्माण दार्शनिक आधारों पर होता है। ये कथन सत्य है। शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण दार्शनिक आधारों पर होता है। पॉइंट नंबर पाँच, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, यह कथन अरस्तु का है। तो अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। पॉइंट नंबर 6, कोठारी आयोग ने शिक्षा का उद्देश्य शिक्षा के द्वारा प्रजातंत्र को संगठित करना बताया है। तो ये बात सही है। कोठारी आयोग ने शिक्षा का उद्देश्य शिक्षा के द्वारा प्रजातंत्र को संगठित करना बताया है, यह कथन सत्य है। प्रश्न नंबर 7, शिक्षा का सामान्य कार्य जन्मजात शक्तियों का विकास करना है। बिल्कुल, शिक्षा का जो सामान्य कार्य है वो जन्मजात शक्तियों का विकास करना है। पॉइंट नंबर 8, पेस्टोलॉजी शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा बनाना चाहता था। नहीं, ये बात गलत है। पॉइंट नंबर 9, रसेल के अनुसार नर्सरी स्कूल के शिक्षकों को मनोविज्ञान और चिकित्सा दोनों का ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल, रसेल के अनुसार ये बात सही है कि नर्सरी स्कूल के शिक्षकों को, जो नर्सरी स्कूल के शिक्षक हैं, उनको मनोविज्ञान और चिकित्सा दोनों का ज्ञान होना चाहिए। पॉइंट नंबर 10, रसेल के अनुसार प्रत्येक बालक को विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। भाई प्रत्येक बालक विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्त करे जरूरी थोड़ा नहीं है, इसलिए गलत है। पॉइंट नंबर 11, शिक्षा विकास की एक प्रक्रिया है। शिक्षा जो होती है वो विकास की एक प्रक्रिया होती है, ये बात सही है। पॉइंट नंबर 12, ज्ञाता और बोध के पारस्परिक संबंध को ज्ञान कहते हैं। ज्ञाता और बोध के पारस्परिक संबंध को ज्ञान कहते हैं, कथन सत्य है। पॉइंट नंबर 13, ज्ञान को समझने में 4 परिस्थितियां सहायक होती है, ये कथन सत्य है। तो ज्ञान को समझने में 4 परिस्थितियां सहायक होती है, कथन सत्य है। पॉइंट नंबर 14, आदर्शवाद चेतना को ज्ञान की संज्ञा देता है, यह कथन भी सत्य है। तो आदर्शवाद चेतना को ज्ञान की संज्ञा देता है, कथन सत्य है। पॉइंट नंबर 15, ज्ञान का आरंभ ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से होता है। ज्ञान का आरंभ ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से होता है, कथन सत्य है। पॉइंट नंबर 16, ज्ञान प्राप्त करने के 4 प्रमुख स्रोत हैं। तो ज्ञान प्राप्त करने के 4 प्रमुख स्रोत हैं। पॉइंट नंबर 17, आंतरिक ज्ञान अंतः प्रज्ञा से होता है, कथन भी सत्य है। आंतरिक ज्ञान अंतः प्रज्ञा से होता है, कथन सत्य है। पॉइंट नंबर 18, प्रयोजनवाद में ज्ञान की शुद्धता अनुभव पर आधारित होती है। प्रयोजनवाद में ज्ञान की शुद्धता अनुभव पर आधारित होती है, कथन सत्य है। पॉइंट नंबर 19, शिक्षक को ज्ञान मीमांसा के अनुसार श्रेष्ठ स्थान दिया गया है, कथन भी सत्य है। तो शिक्षक को ज्ञान मीमांसा के अनुसार श्रेष्ठ स्थान दिया गया है।